हेलो एवरीवन। हेलो सर। आज हमारा न्यू टॉपिक है इनकम टैक्स का। हमारा बेसिक पार्ट और सैलरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्ट हो रहा है। ओके। ये जो इनकम का सोर्सेज है, वो सैलरी कंप्लीट होने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है और उसके बाद कैपिटल गेन आता है। तो अभी हम सेकंड पार्ट है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। कोई क्वेरी नहीं है तो स्टार्ट करें फिर न्यू टॉपिक। यस सर। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब मानी जाती है? जैसे मान लो आपका हाउस है कोई और आपने उसको लेट आउट कर रखा है। मतलब कोई भी टेनेंट रहता है उस पर और वो कोई भी रेंट दे रहा है। अब वो मान लो 6 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ ऑक्यूपाई हो सकता है या फुल ईयर हो सकता है। तो जितना भी उसने रेंट दिया है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अब देखिए हम अभी स्टार्ट करते हैं इसका बेसिस ऑफ चार्जेस से जो सेक्शन 22 में आता है। जैसे हमने सैलरी का बेसिस ऑफ चार्जेस पढ़ा था, वैसे ही बेसिस ऑफ चार्जेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका ओनर होना चाहिए। अगर ओनर है तो उसी को ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक रूल है। उसके बाद इनकम इज चार्जेबल ऑन एनुअल वैल्यू। हमको एक एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, उसकी एक कैलकुलेशन है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो जो भी हाउस है उसकी एक एनुअल वैल्यू हमको निकालनी है। और ये मैं बता देता हूँ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, अगर वो उस हाउस में खुद रह रहा है, ठीक है, तो उसकी एनुअल वैल्यू जीरो रहेगी क्योंकि उसमें तो उसने रेंट पे नहीं दे रखा, खुद ही रह रहा है। तो उसकी एनुअल वैल्यू जीरो रहनी है। और अगर मान लो उसने एक्चुअल में रेंट पे दे रखा है, तो एक्चुअल में रेंट पे दे रखा है तो उसकी एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम फिर आगे कैलकुलेशन देखेंगे। और अगर मान लो उसके पास टू हाउस है, मतलब मोर देन वन हाउस है, तो वो उन टू हाउस में से या थ्री हाउस में से या उसके पास जितने भी हाउस है उसमें से उसके पास ऑप्शन है कि वन को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले। कि वन को ये मान सकता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट कि वो उसमें खुद रह रहा है। वो एक्चुअल में चाहे रह रहा नहीं रह रहा, बट उसके पास ऑप्शन रहता है कि किसी को भी वो खुद का ऑक्यूपाई हाउस मान सकता है। और वन फिर ऑक्यूपाई हाउस जो हुआ उसका तो एनुअल वैल्यू जीरो होगी। फिर बाकी की है वो एनुअल वैल्यू की हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। और थर्ड रूल ये है कि जो भी उसका हाउस है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो उससे जो भी इनकम आएगी वो अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई गेस्ट हाउस एज ए गेस्ट हाउस यूज़ कर रहा है उसको, तो गेस्ट हाउस उसका वो बिजनेस हो गया या प्रोफेशन हो गया। तो उसको उसमें टैक्सेबल होगा उसका, पीजीबीपी बोलते हैं उसको। बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, उसमें हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक होता है कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट है। कंपोजिट रेंट आप यहाँ देख सकते हैं। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का क्या मतलब होता है कि कई बार जैसे मान लो हमने कोई हाउस दे रखा है किसी को। ठीक है, तो एक तो हाउस का रेंट आता है हमें, फिर हमने कुछ फर्नीचर भी उसको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, या फिर कई बार ये भी होता है कि हमने चलो उसको पावर बैकअप या सिक्योरिटी या लिफ्ट वगैरह सब प्रोवाइड कर दी, या कोई मशीन वगैरह प्रोवाइड कर रखी है, तो उसका भी रेंट हम अलग से ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो हम मतलब हाउस का रेंट भी ले रहे हैं उससे और साथ में जो भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसका भी रेंट ले रहे हैं, तो उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। तो कंपोजिट रेंट अगर हमको मिलता है और अगर हम उसको अगर सेपरेट कर पाएँ, अगर हमारे पास अगर पॉसिबिलिटी है कि हम उसको सेपरेट कर पाएँ, तो फिर जो हाउस वाला पार्ट है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हाउस वाले पार्ट को हटा के बोल सकते हैं कि अगर फर्नीचर का या प्लांट मशीनरी का, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी या पावर बैकअप का या लिफ्ट का, जो भी जिससे भी वो रेंट अगर ले रहा है, ठीक है, और अगर हम उसको अलग कर पा रहे हैं तो वो फिर बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में।
जैसे मान लो हमने किसी को हाउस दे दिया एक, ठीक है, और साथ में हमने फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिए, और हमने ये बोल दिया उसको कि हाउस का तो रेंट है 10,000, ठीक है, वो फर्नीचर का रेंट है 2,000, हमने उसको अलग अलग बता दिया। तो हम इस वाले केस में देखिए अलग अलग कर पा रहे हैं कि भी 10,000 हाउस का रेंट है और 2,000 इसका फर्नीचर का रेंट है। तो इस वाले केस में जो 10,000 है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर पा रहे हैं। और जो 2,000 जो रेंट है वो मशीन का आ रहा है या फर्नीचर का आ रहा है, तो वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या बिजनेस प्रोफेशन में, जैसा भी उसका नेचर है। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे देखिए मान लो अदर असेट्स लाइक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, और या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई लिफ्ट की सर्विस है या सिक्योरिटी की या पावर बैकअप की सर्विस है, तो इसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे कैसे टैक्सेबल होगा। वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्ज फॉर डिफरेंट सर्विस। अगर सर्विस का अगर वो ले रहा है, रेंट ले रहा है, और सर्विस में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लो सिक्योरिटी की सर्विस होगी, लिफ्ट की सर्विस होगी, कोई भी टाइप की सर्विस हो सकती है, बैकअप की सर्विस होगी। तो इसमें देखिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मतलब उसका अगर रेंट है, तो वो तो हमने अभी पढ़ा था कि हाउस रेंट पे चला जाएगा, हाउस का रेंट है। और साथ में अगर सर्विस का जो भी पार्ट है, क्योंकि हम इसको अलग कर पा रहे हैं, तो वो फिर बिजनेस फ्रॉम अदर्स, मतलब बिजनेस एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्सेज, उसमें टैक्सेबल होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। मतलब कि हमारी नेक्स्ट क्लासेज जब होगी बिजनेस की, तो उसमें हम इसको रीड करेंगे। अब जैसे मान लो अगर फर्नीचर दे रखा है उसको, ठीक है, तो फर्नीचर में इफ़ टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, अगर वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कई बार ये होता है ना कि हमने उसको फर्नीचर दिया, और फर्नीचर को और इसको हमने कॉमन बोल दिया कि मान लो 5,000 है, 10,000 है, या फिर इफ़ टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, कि मान लो कॉमन फर्नीचर हमने सबको दे दिया, ठीक है, वो तो वो फिर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कैस किस में टैक्सेबल होगा, बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। और अगर हम अलग कर पा रहे हैं उसको, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, जो रेंट है उसका एक्चुअल। और साथ में अगर जो भी उसका फर्नीचर की जो भी हम अमाउंट उससे ले रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज में। अब जैसे मान लीजिए ये पेइंग गेस्ट एंड अकोमोडेशन, अभी हमने देखा था ना कि अगर मान लो पेइंग गेस्ट का या मान लो किसी को हॉस्टल फैसिलिटी अगर दे रखी है, तो वो टैक्सेबल होगा बिजनेस प्रोफेशन में, क्योंकि उसका वो बिजनेस है, उससे वो इनकम कमा रहा है। सर इनकी भी स्लैब होती है क्या? ये नॉर्मल स्लैब में टैक्सेबल होगा, ओके। जो भी ठीक है। इंडिविजुअल का जो नॉर्मल स्लैब है ना, ओके उसमें ओके। टैक्सेबल होगा। उसके बाद रेंट ऑफ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, अगर मान लो कई बार होता है ना कि विलेज में क्या होता है, कोई भी लैंड होता है, उसको हमने वो खाली पड़ा है, तो उसको हमने खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए दे दिया किसी को, ठीक है, ओके। तो है तो ये भी प्रॉपर्टी, बट उस वाले केस में उसमें जो भी इनकम आएगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर रेंट देता हूँ शिवालिक नगर में, ठीक है, तो मैं रेंट उस जिसको देता हूँ, तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम वो शो करेगा, जितना भी मैं रेंट उसको देता हूँ। अब मान लीजिए वो मैंने सब लेट कर दिया किसी और को, ठीक है, मैंने किसी मान लो एक्स पर्सन राहुल को बोल दिया कि भैया एक रूम मैं आपको दे देता हूँ, आप रह लीजिए, ठीक है, अब उससे मैं रेंट ले रहा हूँ, तो मेरा हाउस तो हो है नहीं, वो तो लैंडलॉर्ड का हाउस है, तो उससे जो भी मैं इनकम रिसीव कर रहा हूँ ना, तो वो मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो होगी अदर सोर्सेज में। ठीक है। ठीक है, जिसको सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिस ऑफ चार्जेज कि भी किस किस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना है, या बिजनेस प्रोफेशन में होना है, या अदर सोर्सेज में होना है। फिर एक होता है डीम्ड ओनर, सेक्शन 27, अभी ये बेसिक चल रहा है इनका। तो इसमें एक आता है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का क्या मतलब है कि हमने, हमारे पास प्रॉपर्टी तो नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी मैं उसका ओनर हूँ, और वो जितना भी टैक्सेबल है वो मेरे हैंड पे टैक्सेबल होगा। अब जैसे ट्रांसफ़र टू स्पाउस,
जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लैट है और मैंने अपने स्पाउस को मतलब मेरी वाइफ को मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया, और कितना ट्रांसफ़र किया है उससे मैंने मिनिमम अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मान लो उसकी वैल्यू है 1 करोड़ की, मैंने बोल दिया कि ठीक है आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, बट ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर स्पाउस को मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है और उसकी जो सेल्स कंसिडरेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो उससे जितनी भी इनकम आएगी वो मेरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि मैं उसका डिम्ड ओनर बोला जाऊंगा। बट अगर मान लो लिव अपार्ट वाली सिचुएशन है, मान लो वो अलग रह रही है और इसलिए उसको देना पड़ रहा है, तो उस वो एक्सेप्शन है उसका। अब है ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, ठीक है, अगर हमने माइनर चाइल्ड है, ठीक है, जो बच्चा है जो 18 साल से कम है, उसको अगर मैंने ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और डिम्ड ओनर मैं ही माना जाऊंगा उसका। बट अगर माइनर मेरिड डॉटर है, मतलब कि अगर माइनर है लड़की और उसकी शादी हो गई है फिर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर वो मेरे मतलब डिम्ड ओनर मैं नहीं मान सकता उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल होल्ड्स एंड इम्पोर्टेबल स्टेट। इस वाले केस में ये होता है कि कई बार मान लो एक एच के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या होता है, उसका जो करता होता है, ठीक है, वही उसका ओनर माना जाता है। तो मान लीजिए उसके 5 बेटे हैं, ठीक है, तो 5 बेटे हैं तो वो मान लो मिलके रहते हैं सारे लोग, बट उसमें हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, ठीक है, कि मान लो कि ये रूम उसका है ये, या ये पोर्शन ए का है या ये पोर्शन बी का है, ठीक है, तो हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो उस वाले केस में जो उसका जो करता होता है वही उसका डिम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, और कोई भी मान लो हाउस है उसको अलॉट कर दिया गया है, तो उसको डिम्ड ओनर वही माना जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप रीड करोगे उसमें सेक्शन है 53A। तो 53A में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जो भी सेलर है परचेजर को वो हाउस है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, बट क्या हुआ, अभी वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो पाया अभी, जैसे रजिस्ट्री होती है ना, तो रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। बट सेक्शन 53A बोलता है चाहे वो रजिस्टर्ड हो नहीं हो, परचेजर को डिम्ड ओनर माना जाएगा। तो इस वाले केस में भी परचेजर डिम्ड ओनर बोलेंगे इसको। ओके। अब होता है एक लीज, लीज वाला केस। लीज वाले केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए 12 साल से ज़्यादा की अगर लीज किसी को दी है, ठीक है, मान लो मेरी कोई वो है हाउस है, वो मैंने उस हाउस को या प्रॉपर्टी को या शॉप को मैंने वो दिया है उसको, किसी को लीज पे दे दिया है, और 12 ईयर से ज़्यादा की लीज का है, उसकी लीज बनी है 12 ईयर से मोर देन 12 ईयर। तो इस वाले केस में क्या होगा, उसका डिम्ड ओनर कौन माना जाएगा, उसका डिम्ड ओनर उसको माना जाएगा जिसके पास अभी प्रॉपर्टी है। तो तो इस, जिसको लीज दी है। हाँ, जिसको लीज दी है, अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए लीज जो है वो 12 साल के ऊपर नहीं देनी चाहिए। अच्छा। तो ये हो गया इसका डिम्ड ओनर वाला कंसेप्ट। अब इसका मेन कैलकुलेशन अभी स्टार्ट होगी। मेन कैलकुलेशन में क्या होगा, जैसे हमने अभी रीड किया था ना, कि अगर मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, हम्म। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है मतलब उसके पास, जैसे मान लो मेरे पास एक ही हाउस है, ठीक है, तो मैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है आप मान लीजिए कि आप रहते हो और इसमें कुछ भी टैक्स मत दो, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में क्या होगा, एनुअल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनुअल वैल्यू, ये जो टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो इनकम कैलकुलेट होती है वो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद होती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एनुअल वैल्यू नील है, ठीक है, तो उसमें हमको कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट प्रॉब्लम होती है कि अगर एक से ज़्यादा हाउस है, तो एक से ज़्यादा हाउस होने में क्या होगा, एक हाउस को तो हमने मान लिया कि उसकी एनुअल वैल्यू 0 है, बट सेकेंड हाउस में हमको उसकी एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहले हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे। इसमें बताइए कोई डाउट है तो किसी को। नो सर।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं लग रहा? नो सर। आगे बढ़े फिर। हम्म, निशा जी, कोई डाउट है आपको? सर जैसे आपने बताया था कि फर्नीचर और वो अलग अलग नहीं हो सकते दोनों, जी। तो उसमें सारा हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगा? नहीं, जैसे मान लो, अगर उसका जो फर्नीचर है, ठीक है, अगर हम उसको वो नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलग कर सकते हैं तो वो तो प्रॉफिट उसमें अदर सोर्सेस में हो जाएगा और वो हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा, लेकिन अगर अदर अलग नहीं कर सकते फिर कैसे होगा? अलग नहीं कर सकते, उसका बिजनेस प्रोफेशन में होगा फिर वो। तो फिर पूरा हाउस प्रॉपर्टी वाला भी बिजनेस प्रोफेशन में चला हाँ, जाएगा? पूरा पूरा बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हमने देखा था ना, अभी रूल देखा था। हाँ जी। ये देखिए, ये रहा। वी आर कंपोजिट रेंट, अगर कंपोजिट रेंट हमको रिसीव होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कंपोजिट रेंट अगर फर्नीचर का है, तो इसमें अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं, तो टेक्स्ट एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इवन इफ टू लेटिंग्स आर फिक्स्ड सेपरेटली। ये एक्चुअल में ये वाला केस वहाँ पर अप्लीकेबल होता है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, कि अगर यस। मान लो कोई एक कॉमन फर्नीचर है, वो सबके यूज़ हो रहा है, ओके। ठीक है। अगर कॉमन फर्नीचर अगर सबके यूज़ हो रहा है, तो हमको ये नहीं पता कि ये फर्नीचर कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले केस में फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होके बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ होगा। वैसे प्रैक्टिकली तो जैसे यही होता है कि अगर मान लो आप कहीं भी आपने अगर रेंट पे लिया है, तो कई बार तो वो फर्निश्ड दे देता है, यस सर। ठीक है। फर्निश्ड दे दिया तो वैसे तो उसको टोटल रेंट ही आ रहा है, यस। तो टोटल रेंट आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यूज़ होगा उसका, मतलब हाँ टैक्सेबल होगा, वो जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। बट ये यस थोड़ा सर। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है इसकी। वैसे ये रेयर केस ही होता होगा हाँ, सर, रेयर ऐसे केस, है हाँ, ना? रेयर केस होता जी। है। हमने जैसे अभी डीम्ड ओनर देख लिया है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट जो है इसका, हमको पहले ये चेक कर लेना है उसके पास वन हाउस है, टू हाउस है, मतलब वन हाउस है या मोर देन वन हाउस है। अगर उसके पास वन हाउस है तो एनुअल वैल्यू जीरो है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर उसके बाद टू हाउस है तो उसको उसमें से एक हम उसको मान लेना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेकंड को मान लेना है कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसने उसको लेट आउट कर रखा है, ठीक है। तो उस वाले केस में हमको एक ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए देखिए, हमको निकालना पड़ेगा म्यूनसिपल वैल्यू उसकी। इसके एक स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3, थ्री स्टेप है इसकी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी म्यूनसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए, म्यूनसिपल वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई बार सर्कल रेट जो हम बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी की या हाउस की सर्किल रेट जो बोलते हैं उस एरिया की, उसकी म्यूनसिपल वैल्यू बोलते हैं उसको। तो एनुअल रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लोकल अथॉरिटी इन देयर बुक्स, मतलब कि उस एरिया की जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो अपनी बुक्स में उस एरिया की एक वैल्यू निकालता है, जिसको सर्किल रेट भी बोलते हैं। तो वो म्यूनसिपल वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो हमको उसकी एक म्यूनसिपल वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद फेयर रेंट, फिर हमारे पास होना चाहिए फेयर रेंट। अब फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट मीन्स द रेंट विच ए सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन ए सिमिलर लोकेलिटी। कई बार जैसे ये होता है ना, कि जैसे हमको एक्स प्रॉपर्टी की फेयर रेंट निकालना है, तो हमने ये देखा कि उस लोकेलिटी में कितने पे उतने बड़ा हाउस दे रखा होगा। मान लो 2 BHK हाउस है, तो 2 BHK हाउस मान लो किसी ने 11,000 रुपये दे रखा है, किसी ने 12,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि उसका फेयर रेंट लगभग 11,000 या 12,000 के आसपास रहेगा, कोई भी एक फेयर रेंट हम फिर मान लेंगे उसका। तो म्यूनसिपल वैल्यू हमेशा कम रहती है, फेयर रेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो फेयर रेंट हो गया कि भी हमें लगता है कि अभी मार्केट रेट में क्या चल रहा है उसका रेंट। तो हमको म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों निकाल लेना है।
उसका, और उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो, हायर वैल्यू हो, वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों निकालने के बाद जो उसमें से हायर होगा, तो म्यूनसिपल वैल्यू तो हमेशा ही कम रहेगी, सर्किल रेट हमेशा कम रहती है, बट एक्चुअल में जो लोग अभी मार्केट में डील करते हैं वो वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। तो इसमें फेयर रेंट बाजी मार जाएगा और वो इस वैल्यू में आ जाएगा, स्टेप वन में फेयर रेंट विन कर जाएगा। तो इन दोनों में हायर कौन सा रहेगा? फेयर रेंट। उसके बाद स्टेप टू में आएंगे हम। स्टेप टू में हमारे पास जो वैल्यू अभी आई थी, स्टेप वन में जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पुट करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू रहेगी स्टेप वन वाली वैल्यू। उसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? ये होता है एक रेंट कंट्रोल एक्ट। रेट कंट्रोल एक्ट में स्टैंडर्ड रेंट डिफाइंड है। उसमें मैक्सिमम रेंट विच ए पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। जैसे एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, उसमें जैसे मान लो 2 BHK है। अब 2 BHK में ऐसा तो है नहीं कि वो 30,000 पे दे देगा। मान लो सब लोग 11,000 या 12,000 पे दे रहे हैं, ठीक है, और उसने 30,000 पे दे दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर स्टैंडर्ड रेंट अगर डिफाइन है तो वो हमको वैल्यू निकाल लेनी है, और इसमें से जो भी लोअर वैल्यू होगी, जो भी लोअर वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो जो भी लोअर वैल्यू होगी वो हमको निकाल लेनी है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास स्टेप टू की वैल्यू आ गई। हमारे पास पहले स्टेप वन की वैल्यू आई थी, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, उसमें जो भी हायर वैल्यू थी। उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, मतलब लोअर हमको वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो स्टेप थ्री में हमको यूज़ होगी। और स्टेप थ्री में यूज़ होने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। अब उसका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? ठीक है, उसका एक्चुअल रेंट मान लो एक्चुअल में आ रहा है उसका 13,000। ठीक है, तो जो भी एक्चुअल रेंट होगा उससे हम स्टैंडर्ड रेंट या जो भी फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट से जो भी हम कंपेयर करेंगे, उसमें जो हायर वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा सीधा एक्चुअल रेंट है वो यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है। ठीक है, ये मतलब रूल में है कि फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल में फिगर कहाँ रहती है प्रैक्टिकली हमारे पास, ये बस थ्योरेटिकल के लिए है। एक्चुअल में तो एक्चुअल रेंट जो आता है वही वो टैक्सेबल करता है। आपके पास जितना किराया आया वो आपने टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, आप कहाँ म्यूनसिपल वैल्यू निकालने जाओगे, कहाँ फेयर रेंट, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, कहाँ आपके पास वैल्यू आएगी। और मान लो आपने मान लो कोई भी फेयर रेंट लिख भी दिया उसमें, मान लो 12,000 लिख दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल देगा भैया 12,000 कहाँ से लिया, ये तो 13,000 भी हो सकता था। तो आप सीधा सीधा ये कि एक्चुअल रेंट आपको यहाँ पुट कर देना है। तो सीधी सी बात है, ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी आपकी? एक्चुअल रेंट होगी, जो भी उस पर रेंट आ रहा है। बट कई बार ये होता है ना, एक्चुअल में तो कोई रेंट आ नहीं रहा होता उसका। अगर आपके पास 2 हाउस है, भी रूल के हिसाब से तो यही है कि अगर आपके पास 2 हाउस है तो वन हाउस हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, ठीक है, और सेकंड हाउस आप लेट आउट मान लो। ठीक है, और लेट आउट मानने के बाद उस पर टैक्स दे दो, रूल तो ये बोलता है। बट एक्चुअल में ज़रूरी थोड़ी है कि वो सेकंड हाउस है वो रेंट पे हुई, वो खाली भी तो पड़ा रह सकता ना। बिल्कुल सर। हम्म, तो इसलिए रूल बनाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि भैया ठीक है आपके पास एक्चुअल रेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेयर रेंट पे दे दो, स्टैंडर्ड रेंट पे दे दो, म्यूनसिपल वैल्यू पे दे दो, कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, जो एक्चुअल रेंट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट भी हो सकता है, फेयर रेंट भी हो सकता है, म्यूनसिपल वैल्यू भी हो सकती है, कहीं से तो निकलेगा कोई अमाउंट। अब सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि लेट आउट हो फुल ईयर, मतलब कि पूरे साल हमने उसको लेट आउट कर रखा है, हमने एज्यूम कर रखा है, बट देर इज सम अनरियलाइज्ड रेंट, कुछ रेंट हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? ये सेम कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, बट जो एक्चुअल रेंट है,
एक्चुअल रेंट में से जो अनरियलाइज रेंट है वो कम कर देंगे। तो सीधी सी बात है, जो रेंट आया ही नहीं वो तो हम इसमें से ऐड कर ही नहीं सकते, तो वो रेंट हमने कम कर दिया। उसके बाद कुछ वैकेंसी पीरियड, कुछ टाइम ये रहा कि वो मकान खाली रहा, 1 मंथ वो खाली रहा, तो 1 मंथ अगर खाली रहा तो उसकी वैल्यू हमने कम कर दी। ठीक है, तो वो भी अनरियलाइज रेंट की तरह ही कम हो जाएगा और सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो आपको बस इसमें माइंड ही अप्लाई करना है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो हमारे पास एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई, हमारे पास आ गई है ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद अगर हमने कोई इसमें लोकल टैक्सेज या म्यूनसिपल टैक्स अगर कोई पे किया है तो उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो हमारी निकल के आ गई 10,000 पर मंथ। तो अगर हमने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है, ओनर ने अगर कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो वो कम हो जाएगा इसमें से, वो हम लेस कर देंगे, तो वो बेनिफिट मिल जाएगा हमें। उसके बाद हमारी एनुअल वैल्यू आ गई, हमारी एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। अब एनुअल वैल्यू निकलने के बाद ये जो डिडक्शन वाला पार्ट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसमें अभी मैं बता देता हूँ, एनुअल वैल्यू निकलने के बाद हमको कुछ डिडक्शंस मिलेगा जो अंडर सेक्शन 24 में। तो अंडर सेक्शन 24 में जैसे आपने पहले पढ़ा था, तो सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था ना, हम्म, जो 50,000 था। इस वाले yes केस sir, में भी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा हमें। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो भी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसका 30% हमको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब कि इस पर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं रखनी है, मतलब कि लेस हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू से। और उसके बाद अगर मान लो उसने कोई लोन ले रखा है, अगर मान लो उसने हाउसिंग लोन ले रखा है उसको, तो उसमें अगर उसने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, अब इंटरेस्ट पे के इंटरेस्ट पे से रिलेटेड जितने भी रूल्स है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। तो अभी बेसिकली देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि अगर उसने कोई भी अगर इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी एक लिमिट है 2 लाख रुपीज़ तक, जो ईयरली चेंज भी हो सकती है। ठीक है, 1,50,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 2,50,000 भी हो सकती है। तो जो भी जिस फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट हो, जो अप्लीकेबल हो, वो इसमें आ जाएगी। तो अभी हमने अज्यूम कर लिया अभी करंट में 2 लाख चल रही है, तो 2 लाख रुपीज़ तक हमको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लो कोई भी अनरियलाइज रेंट है वो अभी रिकवर हो गया है, ठीक है, पुराना कोई रेंट है वो अभी आ गया है, तो वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और जो 30% रिडक्शन, जो 30% एनुअल वैल्यू का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन हमको मिला है वो भी इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, वो भी हम इसमें लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी फिर। अब इसमें बताइए कोई डाउट हो? नो सर। ठीक है ना, हमको तो फर्स्ट रूल तो ये देखना है कि हमारे पास 1 हाउस है 2 हाउस है। अगर 1 है तो इसको सीधा नेट एनुअल वैल्यू 0 रखनी है, और अगर 2 हाउस है तो 1 हाउस का तो नील हो गया, और सेकेंड हाउस है उसको हमको एनुअल वैल्यू निकाल लेनी है, ये जो अभी हमने फॉर्मूला बताया। नहीं, आपने बताया ना सर कि भाई खाली, तो इनकम टैक्स वालों को कैसे पता कि खाली रहा है नहीं इनकम रहा, टैक्स या वालों को सब कुछ पता किराए रहता पर है, है, इनकम टैक्स वालों को सब पता रहता है। कि रेंट पे है कि नहीं है? हाँ, इनकम टैक्स वालों के पास बहुत सारे सोर्स रहते हैं। मेन तो ये आई थिंक कि बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शन है ये उससे उन्हें पता लग जाता है। हाँ वो तो है ही। हाँ, नहीं, पैन बैंक लिंक में होता ना है। हो, अगर ट्रांजैक्शन कैश की गई हो तो कैसे पता चले? चलो बैंक में तो पता लग तभी जाता तो है। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है कैश में मिनिमम करो और ऑनलाइन ज़्यादा करो। बिल्कुल। आपको कैश में ट्रांजैक्शन तो बहुत कम रखनी है ना। शीतल जी, आजकल होती भी ऑनलाइन ही है ज्यादा ट्रांजैक्शन ना। अब कैश में सैलरी कौन पे जी, करता है। चलिए, और कोई डाउट हो तो आगे बढ़ें। यस सर। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ गई है, जो अल्टीमेटली हमको ये निकालना है। तो ये तो बेसिक फार्मूला है, आगे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसके ऊपर। और हमारा जो एक क्लास जो स्पेशल होगी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे होता है। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो भी हमने
कैपिटल मतलब कि जो भी लोन लिया है वो कई बार मान लो को ओनर के साथ होता है, मतलब कि स्पाउस के हमने साथ में ले लिया। जो हाउस है वो मतलब कि वाइफ के नाम भी है, मेरा नाम भी है, या फिर हमने लोन लिया, लोन भी ये है कि वाइफ के नाम है, मेरे नाम है, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर मान लो आपने 2 लोन ले रखे हैं, 3 लोन ले रखे हैं, ठीक है, तो जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम रूल पढ़ेंगे इसका। तो ये वाली हमारी एक सेपरेट क्लास होगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब प्रैक्टिकली भी हम इसको करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमको अगर इसका बेनिफिट लेना है तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, एक बस अभी की नोट देख लेते हैं। अब जैसे इसमें अगर मान लो हमने ब्रोकरेज या कमीशन अगर कोई पे किया है, जैसे मान लो अगर किराएदार ढूंढने के लिए अगर हमने कोई कमीशन पे किया है, किसी को ब्रोकरेज पे किया है, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगी। अभी हमने यहाँ डिडक्शन किया था ना, म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन किया था, ठीक है, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगी, मतलब कमीशन ब्रोकरेज कोई डिडक्टेबल नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अब जैसे मान लो कोई भी इस पे अगर किसी ने इंटरेस्ट वगैरह पे किया, जो भी इंटरेस्ट और अनपेड इंटरेस्ट, अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर पे हुआ है इस पे, तो वो भी डिडक्टेबल नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन रेज टू रीपे द ओरिजिनल लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, मतलब ये अगर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए भी अगर हमने होम लोन लिया है, जैसे तो एक्चुअल में तो अगर हमने फ्रेश प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लिया होगा और उसका डिडक्शन हमको यहाँ मिल जाता है। ये जो डिडक्शन है ना, ये हमने यहाँ ले लिया जब अगर हमने फ्रेश प्रॉपर्टी परचेज किया है। बट अगर हमने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी अगर लोन लिया है, उसकी भी हमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो हमारी सेपरेट क्लास में कवर हो जाएंगे। अब म्यूनसिपल टैक्स में क्या इंक्लूड है? म्यूनसिपल टैक्स में जैसे हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, सीवेज टैक्स हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, रिपेयर सेस हो गया, सर्विस टैक्स, कोई भी नाम से अगर टैक्स अगर म्यूनसिपल टैक्स ने लिया है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब सेक्शन हमने 22 देख लिया था, अभी सेक्शन 22 देखा था। उसके बाद वही एसेसी सूट विद ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारा हमने देख लिया था। अब नोट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड, मतलब इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा ये। अगर मान लो हमने कोई फार्म हाउस से इनकम आ रही है, वो टैक्सेबल नहीं होगी। या प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी हो वो टैक्सेबल नहीं होगी इसमें। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, वो इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। ये कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। इनकम फ्रॉम ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अगर कोई इनकम आ रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन की अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम आ रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, चैरिटेबल पर्पज के लिए अगर कोई मतलब उसको इनकम हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई मतलब ये एग्जाम्पशन है, ये सारी एग्जाम्पशन है देखिए सेक्शंस में है। प्रॉपर्टी यूज फॉर ए ओन बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन में वो टैक्सेबल होगी, इसमें टैक्सेबल नहीं होगी। और वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मैंने बताया था ना, अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो एनुअल वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, जो अभी हमने सबसे पहले बताया था। म्यूनसिपल वैल्यू हमने देख ली थी। फेयर रेंट हमने देख लिया था कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। रेंट रिसीव तो यही है कि जो एक्चुअल में रेंट रिसीव उसको हो गया है। स्टैंडर्ड रेंट हमने देखा था कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से अगर कोई स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास अवेलेबल है वो इसमें आ जाएगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू तो हमने अभी निकाला ही था, ये वाली ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये भी ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने निकाली थी कि म्यूनसिपल टैक्स और फेयर रेंट उसमें जो हायर है, उसके बाद जो हायर वैल्यू जो आई थी वो स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर है, और उसके बाद जो अमाउंट आया था वो एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके जो हायर है, तो वो हमारा एनुअल ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और टेनेंट पर्सन टू होम द ओनर हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी, ये तो एक टेनेंट की डेफिनेशन दे रखी है। सब टेनेंट में मैंने बताया था कि मान लो टेनेंट ने किसी और को रेंट पे दे दिया है। अनरियलाइज्ड रेंट की जो रेंट है वो भी रियलाइज नहीं हुआ है।
म्यूनसिपल टैक्स की हमने अभी बताया था कि म्यूनसिपल टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है। म्यूनसिपल टैक्स में जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज, ये सारा हमने बताया था अभी। ठीक है, अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी देखिए, अगर फुली लेट आउट हाउस है, या फिर फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर पार्सली लेट आउट एंड पार्सली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, अगर खुद के बिजनेस के लिए है। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन यूज्ड ओनली सिंगल हाउस फॉर, अगर उसके बाद एक सिंगल हाउस है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे उसको। और जो भी जितने भी हाउस हैं उसको उसको डिम टू बी लेट आउट बोलेंगे। मान लिया जाएगा कि वो लेट आउट है अगर उससे एक से ज़्यादा है तो। अब कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है, ये हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट हमने लिया है। अब देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें इसलिए नहीं लगा कि वैल्यू जीरो है तो माइनस में तो हो नहीं सकता, बस हम इसमें से इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो इसका मतलब हमें क्या बेनिफिट होगा इसका, अगर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है वो अगर जीरो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, बट माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो अगर हमने अगर 2 लाख रुपीज़ अगर इंटरेस्ट दिया है, मतलब मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक अगर इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो माइनस में आ जाएगी, जिसको बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं? अगर आपके पास अगर सिंगल हाउस है तो वो आपने क्या किया, एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में मान लिया, तो उससे क्या होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू जीरो हो गई, और उसमें से जो भी आपको डिडक्शन मिलनी है इंटरेस्ट की, वो डिडक्शन अगर मिल जाती है तो आपकी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, कि लॉस हो जाएगा ना, कि माइनस में आ जाएगी वो वैल्यू। तो उसका बेनिफिट कैसे होगा कि अगर हमारी अदर कोई इनकम होगी, अगर मान लो सैलरी की इनकम है 10 लाख रुपीज़, अगर सैलरी की इनकम है, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर 2 लाख है, तो हमारी फिर टोटल इनकम हमारी 8 लाख ही रहेगी, उसका हमको बेनिफिट मिल जाएगा। ये समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ अभी? यस सर। मनीष जी, चलेगी मनीष यस जी? सर, यस सर, सुन पा यस। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ग्रोस एनुअल वैल्यू जीरो होती है, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कम होगा नहीं क्योंकि माइनस में तो वो आएगा नहीं। बट एक्चुअल में हमने अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, अगर हाउसिंग लोन पे अगर इंटरेस्ट पे किया तो हमको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो माइनस में 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारे पास एक एक वैल्यू है माइनस में 2 लाख रुपीज़, और सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें अगर 10 लाख रुपीज़ है प्लस में, तो हम उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरफ 10 लाख रुपीज़ माइनस 2 लाख रुपीज़ इक्वल टू 8 लाख रुपीज़ ही हमारी टैक्सेबल वैल्यू बचेगी। तो ये हमको बेनिफिट मिल गया ना इस वाले केस में। यस सर। वो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली बाद में। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने पहले ही आपको बताया था, स्टेप 1 2 3, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर एनुअल वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? मैंने बताया ना अभी, अगर मान लो ग्रोस एनुअल वैल्यू नील है, ठीक है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील हो गई, हम्म। उसके बाद देखो हमको यहाँ पर एक बेनिफिट मिला था इधर, ये देखिए ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लो यहाँ पर जीरो आ गई, अगर ठीक सेल्फ है सर। ऑक्यूपाइड है तो जीरो हो गई यहाँ पर। ठीक है। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स कम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं करना, तो अभी तक जीरो वैल्यू हमारे पास। बिल्कुल सर। अब एनुअल वैल्यू 30% का एनुअल वैल्यू, जीरो का 30% तो जीरो ही आया, कुछ नहीं जीरो करना। होगा बिल्कुल। बट यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया लोन पे, हम्म। ठीक है, जो भी अगर हमने हाउसिंग लोन ले रखा है अगर उस पर इंटरेस्ट पे किया है, बट वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, ये माइनस में वैल्यू है, ठीक है, तो हमारी समझ गया। माइनस में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है तो सर, लॉस फ्रॉम ठीक। हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे उसको। तो वो हमें ओके। प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? वो हमको बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट कब मिलेगा, हाँ जी। अगर हमारी अदर इनकम है कोई, ठीक।
ठीक है, तो अदर इनकम वो उस वैल्यू से सेट ऑफ हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और अगर हमारी कोई अदर इनकम है ही नहीं, तब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। जी। अदर इनकम मतलब किसी चीज से भी? कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, या सैलरी होगी, सैलरी तो हो ही सकती है, हाँ जी, या हाँ जी। कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन भी हो सकता है। मान लो आपने गोल्ड सेल किया है या प्रॉपर्टी सेल किया है, वो कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया। अब वो कौन सी वैल्यू किससे सेट ऑफ हो सकती है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा, वो वैल्यू कितनी सेट करनी है वो वाली? है जी। वैल्यू कितनी, मतलब कितनी वैल्यू सेट करनी है जो इन अदर इनकम से आनी है ना, तो नहीं नहीं, कितनी वो इनकम नहीं आनी बोल है? रहा, वो नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बिजनेस प्रोफेशन में अगर प्रॉफिट है आपका, और हाँ अगर जी, और सैलरी में प्रॉफिट है, सैलरी में तो है ही, प्लस में ये रहती है सैलरी। और हाँ जी, अगर मान लो अदर सोर्सेज है आपका, या कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, शेयर का हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी शेयर का हो सकता है, या फिर आपने गोल्ड कोई सेल किया है या प्रॉपर्टी सेल किया है, वो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो कौन सा किससे सेट ऑफ हो सकता है? मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो वो क्या कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? या कैपिटल गेन में लॉस है, वो क्या हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है उससे सेट ऑफ हो सकती है? तो वो हम आगे एक क्लास आएगी उसमें देखेंगे। ओके, वो आएगी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। मतलब कि अदर जितने भी हमारे 5 हेड है, वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं अगर किसी में लॉस है तो। ठीक है। बट ये तो हम ये देख रहे हैं कि भी अगर हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है, तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ गई, और उसके बाद अदर इनकम अगर कोई है तो उससे वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा हमें। ओके। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है छोटा सा, इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू एक दे रखी है 30,000, और फेयर रेंट दे रखा है 39,000। तो हमको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करना है। अब हमने फेयर रेंट रख दिया यहाँ पर 39,000, और म्यूनसिपल वैल्यू है 30,000। ठीक है, तो विच एवर इज हायर, इन दोनों में कौन सी हायर है? 39,000 हायर है, तो हमारे पास एक 39,000 वैल्यू आ गई। अब स्टेप 2 में आ गए, तो स्टेप 2 में जो ये 39,000 वैल्यू आई थी ये हमने पुट कर दी, और साथ में इसको कंपेयर किया, किससे किया? स्टैंडर्ड रेंट से। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेंट भी है 36,200, इससे हमने कंपेयर किया। अब इसमें से जो भी वैल्यू लोअर होगी, जो भी वैल्यू लोअर होगी वो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। जो भी वैल्यू लोअर होगी वो यहाँ पर देखिए 36,200 आ गया। अगर मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, अगर मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो जीरो होता वो, तो ये जीरो वैल्यू यहाँ आ जाती, और यहाँ पर भी फिर जीरो वैल्यू से कंपेयर होता, किससे क्या कंपेयर होता? एक्चुअल रेंट से। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया था, 39,000 और 36,200 को कंपेयर किया, और 36,200 क्या था? ये स्टैंडर्ड रेंट था, और इसको हमने कंपेयर किया जो स्टेप 1 में जो वैल्यू आई थी उससे, और इसमें जो भी लोअर था वो वैल्यू अभी हम स्टेप 3 में यूज़ करेंगे। अब स्टेप 3 में हमारे पास स्टेप 2 की वैल्यू आ गई, और साथ में इसको हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। अब एक्चुअल रेंट कितना है, ये देखिए एक्चुअल रेंट कितना है। यहाँ पर है रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीव 42,000, और एक नीचे है अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब ये रेंट है हमको मिला नहीं है अभी, तो 3,500 इसमें से माइनस हो जाएगा 42,000 में से। तो 42,000 माइनस 3,500 इक्वल टू 38,500। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेप 2 की वैल्यू आई थी वो साथ में एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, उसमें से जो भी हायर वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो अगर मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो यहाँ पर जीरो वैल्यू आती, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कम है इससे, फेयर वैल्यू से, और जीरो अमाउंट फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर होता, तो एक्चुअल में फिर फाइनली वही एक्चुअल अमाउंट ही आ जाता, एक्चुअल रेंट ही आ जाता, क्योंकि उसमें से हायर लेना था। ठीक है, उसके बाद एक वैकेंसी अलाउंस का भी बेनिफिट मिलता है। इसमें एक बेनिफिट होता है वैकेंसी अलाउंस का। अगर मान लो कोई भी अगर यूनिट है उसकी, मान लो अगर 5 रूम है तो 1 रूम है उसका वैकेंट रहा है, तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू भी है तो उसका भी हमको बेनिफिट मिल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा उससे, मतलब लास्ट के स्टेप में माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एक
एनुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एनुअल वैल्यू आने के बाद, ग्रोस एनुअल वैल्यू आने के बाद हम उसमें से म्यूनसिपल टैक्स कम करेंगे 3000, जिसमें म्यूनसिपल टैक्स हमारा था 3000। 3000 म्यूनसिपल टैक्स कम करके हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद हमको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24। 24 मन में क्या मिलेगा, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 30,000 हमको बेनिफिट मिल गया, कम कर देंगे। और साथ में इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, हमने कोई मान लो लोन ले रखा है और फॉर एग्जांपल 5,000 उसका इंटरेस्ट है, तो हमको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल गया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर कितनी हुई, नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हाउसिंग लोन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और अदर सेक्शंस है, वो जो हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। अभी तक कुछ डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। किसी को डाउट हो तो बताइए। नो सर। नो सर। कल हम एक काम करते हैं, कल इंटरेस्ट से रिलेटेड देख लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड देखने के बाद हम फिर एक फाइनल क्लास में, मतलब इसको 3 क्लासेज में कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। यू टू सर। ओके, बाय।